नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आज आपके लिए प्राणियों में संस्थात्मक संगठन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का पार्ट नंबर 7 लेके आए हैं, जिसके अंदर हम आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में कुछ बातें की थी, बेसिक। अब उसके पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो कितने प्रकार का होता है और उसके प्रकार होते हैं, और उसके प्रकार के अंदर भी उसके उदाहरण के बाद में उसका क्या कार्य होता है, उसके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम संयोजक को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तंतुओं तथा मैट्रिक्स के आधार पर इसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ढीले संयोजक, सेकेंड है संघन संयोजक, थर्ड है विशिष्टीकृत संयोजक। वापिस से ढीले संयोजक होते हैं, उसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है वायवीय ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एरियुलर टिश्यू, और सेकंड नंबर पे वसीय ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिपोज टिश्यू। तो ढीले संयोजक को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है वायवीय ऊतक, सेकंड है वसीय ऊतक। ठीक है, और दूसरा पार्ट होता है जो संगत संयोजक होता है, उसको भी वापिस से 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है संगत नियमित संयोजक और सेकंड है संगत अनियमित संयोजक। ठीक है, फर्स्ट है संगन नियमित संयोजक, सेकंड है संगन अनियमित संयोजक। ठीक है, और थर्ड नंबर है विशिष्टीकृत संयोजक। तो विशिष्टीकृत संयोजक को वापिस से 2 भागों में बांटा गया है, कंकालीय संयोजक और तल सवनीय संयोजक। तो कंकालीय संयोजक के अंदर हमारी जो अस्थियां होती हैं, उपास्थि होती हैं, वो इसके अंदर आ जाती हैं, और तरल या सवनीय संयोजक के अंदर कौन आता है? रक्त या लिम्फ आता है। ठीक है, तो आगे हम एक एक के बारे में बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम बात करेंगे ढीले संयोजक के बारे में। ढीले संयोजक जिसको लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं या शिथिल संयोजक भी कह सकते हैं। ठीक है, ढीले संयोजक को लूज कनेक्टिव टिश्यू या शिथिल संयोजक भी कह सकते हैं। ढीले संयोजक क्यों कहा गया? इसके अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स बहुत ज्यादा होता है। मैट्रिक्स क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, जबकि तंतु इसके अंदर क्या होते हैं? तब ये क्या रहते हैं? ढीले बंधे रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहें? ढीले संयोजक, क्योंकि इसके अंदर मैट्रिक्स ज्यादा होगा और तंतु और कोशिका कम होगी, तो तंतु और कोशिका एक दूसरे से ढीले रूप से बंधे रहेंगे, तब क्या होगा? ढीले रूप से दिखाई देंगे। तो इसको क्या, इसलिए इसको क्या ढीले संयोजक। ठीक है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके अंदर मैट्रिक्स क्या होता है? ज्यादा, और तंतु क्या होते हैं? कम। और अब इसके 2 भाग होते हैं, वायु ऊतक और वसीय ऊतक। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में बात करेंगे वायु ऊतक या एरियुलर ऊतक। एरियुलर ऊतक होता है जो सर्वाधिक मैट्रिक्स पाया जाता है। जो मैट्रिक्स होता है जो सबसे ज्यादा किसके अंदर पाया जाता है? वायु ऊतक या एरियुलर ऊतक के अंदर मैट्रिक्स सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, जो कनेक्टिव टिश्यू का भाग होता है उसके अंदर मैट्रिक्स सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, और जो विस्तृत रूप से कनेक्टिव टिश्यू फैला हुआ होता है वो कौन सा होता है? वायवीय ऊतक ही होता है, जो सबसे विस्तृत रूप से संयोजी ऊतक होता है, फैला हुआ। ठीक है, और ये उपग्रह ऊतक को आधारीय ढांचा प्रदान करता है। जब ये विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है तो जो ज्यादा फैला हुआ होगा वो भी ज्यादा, मतलब उपग्रह ऊतक को क्या करेगा? ढांचा प्रदान करेगा। तो उपग्रह ऊतक को ढांचा कौन प्रदान करता है? संयोजी ऊतक करता है। तो ये भी क्या है? एक संयोजी ऊतक है। तो संयोजी ऊतक को, तो ये भी मतलब उपग्रह ऊतक को आधारी ढांचा सबसे ज्यादा प्रदान कौन करता है? वायु ऊतक या एरियुलर ऊतक। ठीक है, इसमें कौन सी कोशिकाएं मुख्यतः होती है? हमने पढ़ा था कि संयोजी ऊतक होता है वो तंतु, मैट्रिक्स और कोशिकाओं से बना होता है। तो इसकी कौन सी मुख्यतः कोशिकाएं होती है? फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल और माइक्रोफेज, नहीं मैक्रोफेज होता है। ठीक है, मैक्रोफेज कोशिका पाई जाती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है तवसा के, ये क्या कहाँ पर स्थित होता है? तवसा के नीचे होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? तवसा गर्ती का ऊतक। ठीक है, तवसा गर्ती का ऊतक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है, हम समझ सकते हैं कि कैसे ये तवसा के नीचे पाया जाता है। तवसा के अंदर नहीं पाया जाता है, तवसा के नीचे पाया जाता है। ठीक है, याद रखना। तवसा तवसा के ऊपर होती है, सबसे ऊपर क्या होता है? एपिडर्मिस, जो किसका बना होता है? संयुक्त उपकला ऊतक का बना होता है। उसके नीचे क्या बनी? डर्मिस। तो जो तवसा बनी होती है 2 स्तरों से बनी होती है। ऊपर वाला क्या होता है? एपिडर्मिस, नीचे वाला क्या होता है? डर्मिस। तो ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? तवसा बनाते हैं। और उसके नीचे क्या होता है? एरियुलर टिश्यू। तो ये किसके नीचे होता है? तवसा के नीचे स्थित होता है। ये कहाँ पर होता है? तवसा के नीचे स्थित होता है। एग्जाम्पल है तवसा गर्ती का ऊतक। ठीक है, और एनसीईआरटी के अंदर में एक हमारा डायग्राम दे रखा है। इसको वो हम डायरेक्टली एकदम नहीं बना सके, लेकिन थोड़ा बहुत
हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो उसके अंदर कौन सी कोशिकाएं दे सकती है? वर्ध वक्षाणु, जिसको क्या कहते हैं? मैक्रोफेज कहते हैं। तो वर्ध वक्षाणु तो हो गई ये हमारी। और तंतु कोरक कोशिका, जिसको क्या क्या कहते हैं? फाइब्रोब्लास्ट सेल कहते हैं, ठीक है। और जो इस तरह से दे रखे हैं तंतु, वो कौन से तंतु है? कोलेजन तंतु दे रखे हैं। और उस एक लेबलिंग और की गई एनसीईआरटी के अंदर, इस साइड दे रखा है और उसको क्या दे रखा है? मास्ट सेल, ठीक है। आप इस डायग्राम से एनसीईआरटी को देखकर आप समझ सकते हो कि किस तरीके से वहां पर लेबलिंग की गई है। वर्ध वक्षाणु, जिसको क्या कहते हैं? मैक्रोफेज कहते हैं। और ये जो 20 वाली कोशिका है, इसको क्या कहते हैं? तंतु कोरक कोशिका कहते हैं। और ये इस तरीके से तंतु हैं। ये कौन से तंतु है? कोलेजन तंतु। कोलेजन तंतु क्या होते हैं? बंडल के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इसको कोलेजन तंतु, ये बंडल के रूप में पाया जा रहा है, ठीक है। तो संयुज ऊतक के जो पार्ट थे, जिसके हम ढीले संयुज ऊतक के बारे में बात कर रहे थे, एरिकुलर ऊतक के बारे में हमने पढ़ लिया था, जो ढीले संयुज ऊतक का पार्ट था। और दूसरा रह हुआ था वसीय ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एडिपोइड टिश्यू। उसके बारे में अब बात करने वाले आगे। तो ये जो होता है मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है। एरिकुलर टिश्यू भी होता है, वो भी त्वचा के नीचे स्थित होता है। वसीय ऊतक होता है, वो भी त्वचा के नीचे होता है, ठीक है। इसमें वसा संग्रहित होता है, ठीक है। जो हम अत्यधिक भोजन होता है, जब हम भोजन जैसे हमारे को सही मतलब जितना कार्य करना है उससे हिसाब से हमारे को हम अत्यधिक भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो किसके रूप में? फैट के रूप में। इसका शरीर में तुरंत उपयोग नहीं होता है। जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो हमारी एनर्जी होती है, जो यूज होना होती है, वो हो जाती है। लेकिन जो हमारे पीछे जो अत्यधिक भोजन ग्रहण किया होता है और जो हमारे पीछे बच जाता है, उसका क्या हो जाता है? या तो ग्लाइकोजन रूप में या वसा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, जिसका बाद में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अत्यधिक भोजन होता है जो इसके वसा के रूप में रूपांतरित हो जाता है शरीर में, और जो फिर इसको वसा संयुज ऊतक या वसा कोशिकाओं में संग्रहित हो जाता है, ठीक है, त्वचा के नीचे। तो जो हमारा वसा के रूप में रूपांतरित होता है, फिर बाद में क्या होता है? वसा संयुज ऊतक या वसा कोशिकाओं में संग्रहित हो जाए त्वचा के नीचे, ठीक है। ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम दे रखा है, जिसके अंदर बीच में से जो हम अभी पहले हमने कोशिकाओं पढ़ी थी, तो उसके बीच में एक हमने ग्लोब्यूल बनाया था ऐसे। तो बीच वाला क्या भाग होता है, जिसके अंदर क्या रहता है? वसा संग्रहित रहता है। जो केंद्रक होता है परिधि के, केंद्रक होता है कहाँ पर होता है? परिधि के अंदर होता है, परिधीय केंद्रक होता है, ठीक है। तो केंद्रक होता है जो परिधि होता है, और बीच में क्या रहता है? वसा संग्रहित रहती है, इसलिए केंद्र क्या होता है? परिधि। और एक यहाँ पर क्या होती है? प्लेज्मा झिल्ली, जो एक एनसीईआरटी का लेबलिंग है। कि हम समझ सकते हैं किस तरीके से हमारा एडिपोइड टिश्यू पाया जाता है। एडिपोइड टिश्यू होता है जो कि त्वचा के नीचे, ये एडिपोइड टिश्यू त्वचा के नीचे पाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। और इसके ये होता है एरिकुलर टिश्यू, ठीक है। और एक होता है यहाँ पर होती है हमारी पेशियां। तो पेशियों को जो हमारा जोड़ता है त्वचा से, कौन सा जोड़ता है? एरिकुलर टिश्यू। पेशियों को त्वचा से एरिकुलर टिश्यू जोड़ता है। जो हमारी पेशियां होती हैं उसको कौन जोड़ता है? त्वचा से एरिकुलर टिश्यू जोड़ता है, ठीक है, जोड़ता है। तो नीचे क्या एडिपोइड टिश्यू होता है, उसके ऊपर नीचे क्या होता है? एरिकुलर टिश्यू, उसके ऊपर डर्मिस, एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों मिला के बना त्वचा बनाते हैं, दोनों मिला के क्या बनाते हैं? त्वचा। और उसके नीचे इस तरीके से एडिपोइड टिश्यू पाया जाता है। और जो नीचे होती है उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस। तो जो हाइपोडर्मिस बनी होती है जो एडिपोइड टिश्यू से बनी होती है, मुख्यतः त्वचा के नीचे होता है, जो किसकी बनी होती है? हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो और जिसके अंदर जो बड़े लोग होते हैं उसके अंदर क्या होता है? फैट बहुत ज्यादा, इस तरीके से फैट बहुत ज्यादा
संग्रहित हो जाता है, जिससे उसकी चमड़ी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है, एडिपोइड टिश्यू, वसा क्या होता है, बहुत ज्यादा संग्रहित हो जाता है। और इसके बीच बीच में क्या होता है, एरियुलर टिश्यू होता है। तो जो हमारी जो हाइपोडर्मिस बनी होती है, जो कि किसकी बनी होती है, वसी ऊतक की, मुख्यतः त्वचा के नीचे स्थित होता है, जो किसकी बनी होती है, एडिपोइड टिश्यू की बनी होती है। ऊपर होता है एपिडर्मिस, नीचे होता है डर्मिस। तो हाइपो का मतलब होता है नीचे, और डर्मिस का मतलब होता है डर्मिस के नीचे, मतलब हाइपोडर्मिस मतलब डर्मिस के नीचे, हाइपोडर्मिस मतलब एडिपोइड टिश्यू होता है। और इसके बीच बीच में क्या होता है, एरियुलर टिश्यू होता है। ठीक है, ये दोनों ही त्वचा के नीचे होते हैं, एडिपोइड टिश्यू जिसको वसी ऊतक कहते हैं, एरियुलर टिश्यू जिसको वायु ऊतक कहते हैं। ठीक है, और जो पेशियों को त्वचा से एरियुलर टिश्यू जोड़ता है, जो पेशियां होती हैं, नीचे हमारी पेशियां होती हैं, और ये होती है पेशियां, इसको जो हमारी त्वचा होती है, ये इसको कौन जोड़ता है, एरियुलर टिश्यू जोड़ता है। ठीक है,